चाहे ट्विटर पे बैठ के उड़ रहे हो हवा में, लेकिन वो उनके लिए जंग है। उनको लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी ट्विटर पे ही लड़ाई जीतेगी भारत से। वैसे तो ग्राउंड पे नहीं जीत पाई, 4 जंगें हमारी हो गई हैं, तो अब उनको लग रहा है कि जो अगली लड़ाई होगी ट्विटर पे ही जीतेंगे। इसलिए सारा उनका जो, जब आसिफ गफूर साहब थे इनके डीजी आईएसपीआर, तब वो बड़े एक्टिव थे। अब नए वाले आए हैं, वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। तो उस समय भी जितनी भी भारत को धमकियां देनी थी, या हम तुम्हें सरप्राइज देंगे और अभिनंदन को चाय पिलाई, ये सब एक ही आदमी का था। उस आदमी की पोस्टिंग हो गई, आईएसपीआर भी ठंडा पड़ गया। तो बस यही इनका यही चल रहा है। सब ट्विटर पे महदूद है ज्यादातर ना, ट्विटर फेसबुक पे, इससे ज्यादा वहां पे बस का है नहीं कुछ। थोड़ा सा तो मुझे तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी लगता है ताहिर साहब। नहीं, देखिए बात यह है कि ये कहते हैं कि हम ट्विटर पे जीतेंगे, मतलब अगर ऑफिशियली नहीं भी कहते तो उनके एक्शंस का मतलब यही है। लेकिन क्या ये असल जीत है, और क्या वाकई ये ट्विटर पर जीत रहे हैं? ये दो सवाल हैं ताहिर साहब। मुझे तो खुद अच्छा नहीं लगता कभी कभी जो मुझे करना पड़ता है। आई माई सेल्फ, मुझे लगता है मैं आज से 21 साल पहले आर्मी में ऑफिसर था, आज भी मेरे रैंक के आगे मेजर है। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, ये मजबूरी है, क्योंकि ये मानते नहीं आईएसपीआर वाले। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि इनको शर्म क्यों नहीं आती। आप फौजी हैं, आपने वर्दी पहनी है, आपका काम है अपने मुल्क की हिफाजत करना, ये आपकी पहली ड्यूटी है। ये गल्ले, आप समझते हैं पाकिस्तान में पता नहीं क्या बोलते हैं, गल्ला समझते हैं आप, जो कैश बॉक्स होता है, ये गल्ले पे बैठी हुई फौज है ताहिर साहब। ये गल्ले पे बैठे हैं। आप देखिए, फौजी फाउंडेशन $20 बिलियन का बिजनेस है। आप ये पास्ता बनाती है फौज, ये फर्टिलाइजर बनाती है, ये जिबा करे हुए ईद के जानवरों की खालें बेचती है। तो अब अगर हम इनसे ये एक्सपेक्टेशन करें कि फौज लड़ेगी, तो मुझे नहीं लगता कि अपने मफादात छोड़ के फौज, ये अब लड़ने वाली फौज नहीं रही। जो इन्होंने लास्ट लड़ाई करी थी 99 में कारगिल में, उसके बाद तो साहब इन्होंने कोई एक्शन करा नहीं है। और ये सारा का सारा अपनी जो देश की हिफाजत है, मुल्क की हिफाजत पाकिस्तान की, ये इन्होंने बांट दिए, ये पकड़ा दिए इन्होंने हाफिज सईद जैसे लोगों को। तो अब तो खुद ये काम कुछ करते नहीं है ऐसा। तो मेरे लिए बड़ा डिस्टर्बिंग सा लगता है। ताहिर साहब, किसी ने मुझसे पूछा था, मैंने एक इंटरव्यू में बोला भी था ये, कि मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरा दुश्मन ऐसा निकला। क्योंकि देखिए, आपकी भी पहचान आपके दुश्मनों से होती है। अगर आपका दुश्मन मजबूत हो ना, तो आपकी भी इज्जत बढ़ जाती है। कहते हैं कि हाँ, उस पहलवान से इसकी दुश्मनी है, तो इस आदमी में भी दम होगा। तो मुझे खुद की भी कभी कभी थोड़ी सी बेइज्जती सी लगती है कि यार, मेरा दुश्मन इतना कमजोर निकला, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। तो ये फीलिंग्स आती है कभी कभी मन में ताहिर साहब। देखिए, आपने बात की पाकिस्तान आर्मी की जो जंग की सलाहियतें हैं वो 99 तो ज़रा अभी की बात है। 71 में जो हशर हुआ, 93,000 जो आर्मी जवान थे, अफसर थे पाकिस्तान आर्मी के, वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने। तो ये तो दास्तान लंबी चली आ रही है। इवन 65 की वॉर के बारे में आर्मी के अपने पुराने जर्नैलों का ये मानना है कि हमने वो भी वॉर लूज़ की थी। इस सारी सिचुएशन में, चलिए आर्मी को तो एक तरफ रखिए, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल जनता और ख़ास तौर पर आज के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान, वो जिस तरह ट्विटर पे ट्रोल करते हैं, वो आपको कैसे लगता है? चूंकि ऐसा नवाज शरीफ में या जरदारी में इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। ताहिर साहब, मुझे पता है, मैं इमरान खान के ट्वीट्स पढ़ता हूं, मुझे बुरा भी बहुत लगता है, क्योंकि बात इमरान खान की नहीं है। अगर इमरान खान एज अ पर्सन करता तो शायद बुरा नहीं लगता। आप देखिए ना, वो 22 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है इमरान खान, चाहे वो सिलेक्टेड ही क्यों ना हो। वो आर्मी की तरफ से सिलेक्टेड हो, लेकिन अब तो वो है, बन गया प्रधानमंत्री पाकिस्तान का। ही रिप्रेजेंट्स, जिसको हम लोग कहते हैं ना, वो 22 करोड़ लोगों का, उसको गुरूर अगर नहीं है तो उसको गुरूर होना चाहिए 22 करोड़ लोगों का। जब 22 करोड़ लोग अपने प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट देखें, तो उनको लगना चाहिए कि यार, ये हमारा प्रधानमंत्री जो है, ऐसा होना चाहिए बंदा। ना कि एक ट्विटर का ट्रोल, जिसको कि फिर लोग आते हैं, फिर उसको गालियां भी सुनाते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, फिर पब्लिक लाइफ में चलता है ये सब। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने ट्विटर पे, ग्राउंड पे परफॉर्मेंस नहीं है उनकी। अब देखिए, मोदी साहब ने, उन्होंने करीब 100 ट्वीट करे होंगे मोदी साहब के खिलाफ। मोदी साहब का एक ट्वीट दिखा दीजिए जिसमें मोदी साहब ने जवाब भी दिया हो। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जरूरत नहीं समझते कि वो, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, वो जरूरी नहीं समझते कि उनके मुंह लगे, तो इसीलिए वो जवाब नहीं देते उनका। वो तो खैर ठीक करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उनको इन छोटे छोटे पैटी इश्यूज पर क्या मुंह लगना, और ये मैटर नहीं करते। अब मैं आपके एक जर्नलिस्ट की कैपेसिटी के हवाले से ये जानना चाहता हूँ कि आप एक वाइब्रेंट जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं।
तो क्या फ़र्क आपने महसूस किया जब फ़ौज पे आप लड़ा करते थे, अब एक और महाज पे हैं, ऐसा महाज जिसमें नैरेटिव्स की जंग है, आइडियाज़ की जंग है, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ का और करेक्ट न्यूज़ का झगड़ा चल रहा है, तो उसको आप अगर पाकिस्तान और भारत के कॉन्फ्लिक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो कैसा दिखता है आपको? मैं तो ताहिर साहब, मैंने फौज छोड़ी थी 99 में, तो मुझे 21 साल हो गए आर्मी छोड़े हुए। और उसके बाद मैं तो एक कंपनी का सीईओ था, एक कंपनी का प्रेसिडेंट था, मल्टीनेशनल कंपनी का। और मैंने बस ये देखा कि एक दिन जुलाई की बात है 2016 में, मैं ऑफिस में बैठा था, किसी का वेट कर रहा था मीटिंग के लिए, मुझे याद है। तो मैंने टीवी खोला मेरे केबिन में, तो जब मैंने टीवी खोला तो उसमें एक बहस चल रही थी एक इंडियन टीवी चैनल में। तो उसमें कश्मीरी सेपरेटिस्ट ये बोल रहा था कि जो बुरहान वानी है वो शहीद भगत सिंह जैसा है। उसने कंपेयर करा बुरहान वानी को, जो आतंकवादी था, टेररिस्ट था, उसको कंपेयर करा शहीद भगत सिंह के बाद। तो मुझे बड़ा पर्सनली बड़ा ह्यूमिलेटिंग लगा, पर्सनली बड़ा इंसल्टिंग लगा कि कोई ऐसा कैसे कह सकता है, क्योंकि शहीद भगत सिंह को तो हम मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है शहीद भगत सिंह। तो क्या, हाउ कैन समबडी से दिस? तो मैं घर में गया और मैंने एक फेसबुक पे मैंने एक कुछ लिखा, अपने थॉट्स लिखे। वो थॉट्स वायरल हो गए बहुत ज्यादा, और फिर मीडिया ने मुझे बुलाना शुरू करा। तो पहली बार जब मैंने टीवी स्टूडियो देखा, 2016 में देखा था मैंने टीवी स्टूडियो, उसके पहले मैंने टीवी का स्टूडियो देखा भी नहीं था अपनी लाइफ में। तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि फेक न्यूज किस तरीके से बनती है और फेक न्यूज को किस तरीके से पेडल किया जाता है। ताहिर साहब, मैं बता रहा हूं कि इंडिया को जितना ज्यादा खतरा अंदरूनी लोगों से है, और ये मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता रहा हूं कि जितना खतरा अंदर से है, पाकिस्तान से इतना पाकिस्तान को संभाल लेंगे। पाकिस्तान है, चाइना वाइना सब, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। चाहे अभी वो लद्दाख की अभी बात चल रही है, आप देख लीजिएगा, हफ्ते भर बाद वो चुपचाप चाइना चली जाएगी। ये मैं आपको आज प्रिडिक्ट करके आज शो पे बता रहा हूं आपके, वो चली जाएगी। लेकिन ये अंदर वाले जो है ना, ये बड़े खतरनाक हैं। और ये जो फेक न्यूज की आपने बात करी ताहिर साहब, ये वहीं से सिलसिला शुरू होता है। अपोलोजिस्ट्स, अगर कोई ये बोलेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो यहां पे भारत में टीवी शोज पे 15 लोग बैठ जाएंगे कि क्या सबूत है। अरे सबूत क्या है साहब? आप बताइए, जब ओसामा बिन लादेन को मारा था एबटाबाद में, तो अमेरिका ने कौन सा सबूत दिया था? ये मिलिट्री ऑपरेशंस का कोई सबूत दिया जाता है? उसकी लाश कहां है किसी को नहीं पता। समुद्र में उन्होंने बोला अमेरिकन ने कि हमने उसकी लाश कहीं फेंक दी। अब कहां फेंक दी, किसको शक्ल दिखाई, क्या प्रूफ है, नोबडी नोज। तो पर यहां पे आपके जो प्रोफेशनल कुछ लोग हैं, वो ताहिर साहब वो खड़े हो जाएंगे, पैसा लेके, एनजीओ से फंडेड रहते हैं, और वो पैसा वैसा लेके खड़े हो जाते हैं और फिर ये कहना शुरू कर देते हैं कि साहब क्या प्रूफ है। तो ये सबूत गैंग हम उनको कहते हैं हर समय। तो ये लोग डिमोरलाइज करते हैं, ये सबसे बड़ा खतरा है। आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए ताहिर साहब की, भारत के, मैं अक्सर ये बात कहता हूं, आपकी शो पे भी यही कहना चाहता हूं साहब, कि हमारे किले जो थे ना, जो किले थे भारत के, उनके दरवाजे हर समय अंदर से खुले हैं। हमारे मुल्क में मीर जाफर और जयचंद का बहुत पुराना एक रिवाज है। यहाँ पे इस जमीन ने बहुत मीर जाफर और जयचंद दिए हैं। एंड हु आर आवर रियल एनिमीज एक्चुअली? पाकिस्तान को तो हम फिर संभाल लेंगे, पाकिस्तानी फौज को एक बार। देखिए, आपने एक बहुत ही सेंसिटिव बात को छेड़ा है। आपने कहा कि पाकिस्तान से भारत को क्या खतरा होगा। असल खतरा तो अंदर से है, और अंदर से जो खतरा है, मैं इस पर एक अलग से शो कभी आपके साथ करूंगा, लेकिन आज सिर्फ इतना ही टच करना चाहता हूं कि अंदर से जो खतरा है वो किन एलिमेंट से है, जरा इस पर थोड़ी सी रोशनी जरूर डालिए आज। जी ताहिर साहब, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। 2 साल पहले की बात है, 2017-2018 की लगभग बात है। बैंगलोर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक आईफोन से एक श्रीनगर में एक कश्मीरी लेडी के साथ एक कश्मीरी स्टूडेंट राब्ता करता है फेस टाइम पे वो, और वो बैंगलोर में लड़का, और वो लेडी जो है वो कश्मीर में है, और वीडियो कॉल चल रहा है यहां पे। और उस कश्मीरी लड़के के साथ 25-30 लोकल बच्चे बैठे हैं बैंगलोर के, एक छोटा सा ग्रुप बैठा है। और जैसे ही वो कनेक्ट करते हैं, वो जो औरत है कश्मीरी, वो रोने लग जाती है, और वो ये कहती है कि मेरा लड़का गया था 12 साल का क्रिकेट खेलने, और इंडियन आर्मी ने मेरे बेटे को गोली मार दी। उसके बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब आप सोचिए, जो 25 बच्चे हैं, जो लोकल्स हैं, जो बेचारे कभी कश्मीर नहीं गए, वो भारत के बारे में क्या सोचते होंगे, भारतीय फौज के बारे में क्या सोचते होंगे। तो ये ऐसा जो चल रहा है, ये कौन करता है मैं आपको बताता हूं। ये टीवी चैनल्स हैं, ये कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, हमारे यहां कुछ वेबसाइट्स हैं, हमारे पास खास एनजीओज हैं, हमारे पास कुछ खास बंदे हैं जो पेड हैं
आप एक बात बताइए, कोई टीवी चैनल में नाम नहीं लेना चाहता, एक टीवी चैनल है जो बिल्कुल जिसको कोई नहीं देखता, उसकी व्यूअरशिप 0 है, उसने कई सौ एम्प्लॉइज पाल रखे हैं, उसको सैलरी कहां से आ रही है? जब भैया जब आप टीआरपी की रेटिंग्स देखते हैं, इट इज नोवेयर, एंड इट इज अ मेन स्ट्रीम चैनल, हिंदी में, इंग्लिश में, कोई नहीं देखता उस चैनल को, लेकिन एम्प्लॉइज को सैलरी मिल रही है और सब कुछ खर्चे बढ़िया से चल रहे हैं। तो आप अगर बिजनेस मॉडल देखें तो बिजनेस मॉडल क्या है? कुछ लोग हैं जो अचानक, आपने अभी देखा होगा, वो अरब से या कहीं से वो प्रिंसेस थी जो वो इस्लामोफोबिया की बात करी थी, ताहिर साहब आपने सुना होगा। अब एक छोटा सा सवाल है, वो प्रिंसेस आई, तूफान की तरह आई और तूफान की तरह चली गई, अब वो प्रिंसेस कहां है किसी को कुछ नहीं पता। उसके फॉलोअर कुछ हजार थे, ओवरनाइट उसके फॉलोअर ट्विटर पे कुछ लाख हुए, उसने 4, 5, 10, 15, 20, 25 ट्वीट करे और ट्वीट करके उसने अपने पैसे लिए और वो गायब हो गई। अब वो प्रिंसेस कहीं दिखाई नहीं देती, जैसे कि इस्लामोफोबिया की जो प्रॉब्लम इंडिया में थी, अचानक ठीक हो गई, 3 हफ्ते के लिए थी, अब वो ठीक हो गई, या कभी प्रॉब्लम